ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर उमर आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं वैसे कहता तो नहीं, लेकिन कभी कभी अगर आपका दिल करे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए या कोई कमेंट कर दिया कीजिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ये बताएगा कि आप तवज्जो से देख रहे हैं और इसे देखना चाहते हैं। बाकी ये सारी एक्सरसाइज करने का और कोई लुत्फ़ नहीं, सिवाय ये कि एक ऐसे दौर में जब बोलना बहुत मुश्किल है, मैं बोल रहा हूँ मुहतात होके और बहुत ज़्यादा एहतियात का दामन पकड़ के, मगर कम अज़ कम बोल तो रहा हूँ। बिल्कुल खामोश हो जाना ज़िंदगी की अलामत नहीं है, न ही ज़िंदा दिली और ज़िंदा ज़हनी की अलामत है। बाहर तौर आप सुनते हैं तो मुझे बोलने का हौसला होता है। ख़वातीन हज़रात, जब से हमारे यहाँ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स आए हैं, हर बंदे ने अपने अपने मौज़ूआत का इंतखाब किया है। उनमें से बहुत सारे मौज़ूआत जो हैं वो हालाते हाज़रा और हमारे मुल्क में रूनुमा होने वाले रोज़ाना के हादसात से मुतल्लिक़ है। हमारे यहाँ सिर्फ हादसात रूनुमा होते हैं, रोज़ाना ख़बरें नहीं बनती। उन ख़बरों को फिर बार बार रिपीट करके, उनको इस एंगल से देख के, उस एंगल से देख के, यहाँ से रोशनी डाल के आपके सामने मुख्तलिफ़ मुबस्सिर, तज्ज़ियाकार, सहाफ़ी, नीम सहाफ़ी, अताई बैठ के बोलते चले जाते हैं। 2 या ढाई दिन किसी भी खबर की शेल्फ लाइफ है, उसके बाद एक और हादसा हो जाता है, एक और स्कैंडल सामने आ जाता है, एक और सहाफ़ी चाबी लेकर आके कुछ बोल जाते हैं और आप उस तरफ शुरू हो जाते हैं। पीछे मुड़ के कौन देखता है कि वो खबर जो अधूरी रह गई उसका अंजाम क्या हुआ। वो जो आपने खरबों की करप्शन का बताया था, उसमें से एक फूटी कौड़ी भी वापस आई। वो जो आपने उस आदमी का मुजरिम गिरदाना था जिसने ये कुछ किया, उसको कोई सज़ा हुई या वो फिर आराम से फिर रहा है, कोई नहीं फॉलो करता। अब इस मुल्क में खबर हो, बेइज्जती हो, कोई भी कंट्रोवर्सी हो, उसकी ज़िंदगी 2 से ढाई दिन है, इसलिए घबराए न कीजिए। फिर भी मैं आज जिस बात पे बात करना चाहता हूँ वो इतनी है कि एक तबका ऐसा है हम में से जिन्होंने एक ख़ास किस्म का कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया है, और ये कंटेंट हमारी ख़वातीन फ़नकाराओं से मुतल्लिक़ है। ख़वातीन हज़रात, हमारे यहाँ बहुत से सो कॉल्ड सहाफ़ी या मुहक़्क़िक़ या तारीख़दान मौर्रिख़ ऐसे हैं जो किसी भी लाहौर के पुराने इलाके में जाके खड़े हो जाते हैं और ये बताते हैं कि यहाँ जो अब मलबा पड़ा हुआ है और शिकस्ता दीवारें हैं, एक वक्त यहाँ पे गुलाबी महल होता था, फ़लानी बाई जी का कोठा होता था और उनकी नौखेज़ लड़की का मुजरा यहाँ होता था, और यहाँ आने वाले तमाम परस्तार और तमाशबीन आगे जाने की बजाय यहीं रुक जाते थे, उस बच्ची का मुजरा मुलाहिज़ा फरमाते थे और फिर खुश खुश आगे निकल जाते थे। बाद में वो बच्ची फ़िल्मों में आई और वो आपकी मकबूल अदाकारा बन गई। या फिर ये बताते हैं कि आज की आपकी फ़लाँ बहुत मकबूल अदाकारा कल की एक तवाइफ़ थी और उसका ताल्लुक़ हीरा मंडी से था, और हीरा मंडी में ये देखिए, ये जो चुबारा है, इसके ऊपर इसकी नानी रहती थी, नीचे इसकी माँ रहती थी और इसका मुजरा इस हॉल में होता था। ख़वातीन हज़रात, मैं कतन ये नहीं कहता कि मखसूस इलाके हमारी फ़नकाराओं के लिए एक नर्सरी होती है। ये कैसे मुमकिन है कि हमारे मुआशरे के अंदर एक मुकम्मल फ़िल्म हीरोइन किसी आम घराने से निकल सके? ज़ाहिर है जिन घरानों में नाच, गाना, रक़्स, अदा, दिल लगी एक मुआश का ज़रिया हो, एक ज़िंदगी का आसरा हो, वहीं पे लड़कियां इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम फ़नून में ताक होकर बाहर आएंगी। और यही वो सारे फ़नून हैं जो एक बड़ी अदाकारा के लिए फ़िल्म के पर्दे पे भी ज़रूरी समझे जाते हैं। मगर ये क्या ज़रूरी है कि इतने बरसों बाद एक ख़ातून वहाँ से उठ के सिनेमा तक आईं, सिनेमा से आपके दिलों में बस गईं, आपके दिलों के ज़रिए मुआशरे में एक मुमताज़ मकाम पे फ़ाइज़ हो गईं, इज़्ज़त पाई, इंतहाई उम्दा, इंतहाई फ़ाल ज़िंदगी गुजारी, और अब बुढ़ापे में जब उनके नवासे नवासियाँ, पोते पोतियाँ और उनके बच्चे हैं, आप जाके एक वीलॉग करते हैं और बताते हैं कि यहाँ रहती थी वो, ये वो तारीक गलियाँ हैं जहाँ वो इस्मत फ़रोशी का कारोबार करती थी। खुदा का वास्ता है,
आप लोग ज़रा ये सोचिए कि उस खातून और उसकी औलादों के दिल पे क्या गुजरती होगी और आपको क्या हासिल होता होगा। चंद व्यूज़, सस्ती शोहरत, घटिया तरीन कमेंट्स, और उसके ज़रिए अपना पेटा भरते हैं, लोगों के पर्दे उठा के, लोगों की खिल्ली उड़ा के, लोगों की भद उड़ा के, लोगों की इज्जत तार तार करके आप अपना रिस्क कमा रहे हैं। और इस सिलसिले में कुछ लोगों ने तो कमाल शोहरत हासिल की है, जलील भी बहुत हुए हैं क्योंकि जिल्लत ही उनका मुकद्दर है, मगर जलील हो के वो अभी भी इसी बात पे कायम है। मैं कतन ये नहीं कहता कि आप ऐसा ना करें, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हर एक को अपनी रोजी रोटी के लिए एक अच्छा तरीका अपनाना चाहिए। एक बताऊं आपको बात, हमारे लिए जो रिस्क है वो लिखा जा चुका है। अब असी उन्होंने गूं चो चुकी है या मूतरे चो चुकी है या साढ़े उत्ते वो नेमत वंगर नाजिल हुए, ये चॉइस तो हमारी अपनी है। इस सिलसिले में अदाकाराओं ने भी कई दफ़ा एतराज़ किया कि हमें बख्श दें, हमें कोई इख्तियार नहीं था कि हम पैदा कहाँ होती हैं, हमें ये इख्तियार था कि यहाँ पैदा होके अपनी मेहनत और अपनी सलाहियत के बलबूते पे हम कहाँ तक पहुँचती हैं। तो बस कर दें, माफ़ कर दें हमारा जुर्म कि हम कहाँ पैदा हुई। ख़वातीन हज़रात, एक आपको बात बताऊँ, हीरा मंडी में कुछ लोग तो वहाँ पे होते होंगे नस्ल दर नस्ल, मगर अक्सर लड़कियाँ जो वहाँ आती हैं वो एक नाकाम मुआशके का शिकार होती हैं। कोई आदमी वरगला के एक नौजवान बच्ची को शादी का झांसा देकर ले आता है और फिर किसी कोठे पे छोड़ जाता है। वो बच्ची मेरी बहन भी हो सकती है, मेरी बेटी भी हो सकती है और आपकी भी, क्योंकि इसी मुआशरे में आपके लड़के इतने बड़े दरिंदे और इतने बड़े बुर्दा फरोश हैं कि वो लड़कियों को शादी का निकाह का झांसा देते हैं और जाके उनको कोठों की जीनत बनवा देते हैं बेच के, और चंद हजार रुपयों के एवज। आपने कभी उनको तो नहीं बताया कि वो भी आपके बाप थे और आप उनकी औलाद है। हाँ, उन लड़कियों के बारे में जिक्र करें कि हाँ ये लड़की वहां नाचती थी और नाचते नाचते एक फिल्म प्रोड्यूसर की नजर से पड़ी और वो फिल्मों में चली गई। ए कहानियां तुहानू याद रहे, अपने अब्बे दियां कहानियां नहीं याद तुहानू, अपने दादे दियां कहानियां नहीं याद तुहानू कि वो किड्डा वड्डा दल्ला सी। कभी सोचिए इस मुआशरे में हम सब शामिल हैं और हम में से ही कोई या हम का कोई ये सब चीजें करता रहता है। अच्छा जी, उस वक्त आपको इस्लाम याद नहीं आता कि आपका परवरदिगार अपने सत्तारुल अयूब होने की वजह से कितना मेहरबान समझा जाता है। यानी कि दुनिया के ऐबों के ऊपर सतर डाल देना, ऐबों को ढांप देना, दागों को ढांप देना। हम तो वजीफ़ा करते हैं, ऐ सत्तारुल अयूब हमारी शर्म रखना, हमारी इज्जत रखना। और आप जो लोगों के अयूब को बेसतर करते हैं, आप ज़रा सोचें कि आपका अंजाम क्या होगा। इस्लाम में कहा गया है कि बहुत ज़्यादा टोह में ना रहो। ये कोई तारीख़ी चीज़ नहीं है, हमें पता है कि ये होता है। इसे बार बार उभार के मुख्तलिफ़ ख़वातीन का नाम ले लेकर आप क्या प्रूव करना चाहते हैं। मैं इस सिलसिले में ज़ाती तौर पे इसलिए भी रंजीदा था कि कुछ हफ्ते पहले की बात है कि मेरे एक जानने वालों ने मुझे कोई एक क्लिप भेजा कि देखिए बीबी बुशरा अंसारी आपके बारे में क्या कह रही हैं। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि बुशरा अंसारी मेरे बारे में अगर कुछ कह रही हैं तो जिन साहब ने मुझे ये भेजा है उनकी नीयत या उनकी टोन ऐसी थी कि वो मुझे बहुत जलील कर रही हैं। बुशरा अंसारी का वैसे अंदाज़ बहुत ज़्यादा जलील करने का नहीं है। उनके माँ बाप बहुत मुहज़्ज़ब, बहुत नफीस और बहुत शफीक लोग थे। उनकी वालिदा तकरीबन 30 साल तक मेरे ज़ेरे इलाज रही हैं। मुझे उनसे और उन्हें मुझसे बहुत मोहब्बत थी। उनके वालिद के साथ मेरा बहुत वक्त गुजरा है। उनके ख़ानदान के दीगर अफराद भी मेरे जानने वाले हैं। हमारी अच्छी रहो रस्म थी किसी ज़माने में। बहर तौर अब जब मैंने ये सुना तो मुझे थोड़ा सा तजस्सुस हुआ कि मेरे बारे में इतने बरसों बाद बुशरा अंसारी को क्या कहने की ज़रूरत पेश आ गई। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा अंसारी जैसी खातून मेरे जैसे शख्स के बारे में कोई बुरी बात कहें, मगर फिर बदलती हुई सोहबत के असरात किस पे नहीं होते।
मैंने वो क्लिप देखा तो उसमें एक तरफ बुशरा अंसारी की तस्वीर थी, एक तरफ मेरी एक तस्वीर थी जो किसी ने नेट से लेकर या मेरी फेसबुक से लेकर वहाँ लगाई हुई थी। और बुशरा अंसारी कह रही थी कोई वो एक डॉक्टर है जो कोठों पे जाता है और कहता है ये कोठा फलाने का, ये कोठा फलाने का। मुझे ख्याल आया कि बुशरा अंसारी मेरे मुतल्लिक ये नहीं कह रही, ये कोई और डॉक्टर साहब हैं जो ये काम करते हैं। मगर चूंकि डॉक्टर उमर आदिल ट्रेंड कर रहा है, चूंकि डॉक्टर उमर आदिल इस वक्त मास्टर ऑफ कंट्रोवर्सी है, चूंकि डॉक्टर उमर आदिल को जलील करने का चलन आप लोगों ने अपनाया हुआ है, और चूंकि डॉक्टर उमर आदिल हुकूमत वक्त का आपके बकौल मातूब रहा है, तो चलो फिर डॉक्टर उमर आदिल की तस्वीर ला दो। हारो डॉक्टर जिन्हों कोई जनानी उठ के गालां कड्डे ओदी तस्वीर न तलाश करो, डॉक्टर उमर आदिल की तस्वीर फिट कर दो। एक तो सोना बड़ा है, फिर दूजी गल है बनी बनाई कॉन्ट्रोवर्सी है जो ला दो। मैंने बुशरा अंसारी का वो पूरा वीलॉग सुना और मेरे दिल में ये हसरत पैदा हुई कि मैं उनको फ़ोन करके इतना कहूँ कि बीबी एक दफ़ा इस सिलसिले में एक वजाहत दे दीजिए कि मेरा इशारा डॉक्टर उमर आदिल की तरफ नहीं, किसी और डॉक्टर की तरफ था जो लोगों के ननिहाल जाके हीरा मंडी में तलाश करते हैं। मगर फिर मैंने सोचा कि क्यों मैं अपने आप को और बुशरा अंसारी को ये तकलीफ़ दूँ। एक तो मुझे बिल्कुल उनके रिस्पॉन्स के बारे में यकीन नहीं था, तो मैंने सोचा छोड़िए, उनके कहने से मेरी तस्वीर लगने से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है? कतअन नहीं फ़र्क पड़ता। हाँ, ये बनाने वालों को 4 पैसे मिल जाएंगे रिज़्क़े हराम के, जो इनके खून में सरायत करके इनकी औलादों के जेनेटिक्स को और इनके खून को गंदा और गलीज़ करेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। बाहर तो ख़वातीन हज़रात, अच्छी खासी शरीफ औरतों के बारे में भी लोग इंटरव्यूज़ में ये कहते हैं कि वो टिब्बी गली से थी, उनका निकाह टिब्बी गली में हुआ। उस वक्त तो कोई कुछ नहीं कहता, उस वक्त तो शुक्र है कि डॉक्टर उमर आदिल की तस्वीर नहीं लगाई जाती, बल्कि डॉक्टर उमर आदिल इन बातों की तरदीद करता है। मगर आजकल डॉक्टर उमर आदिल के किसी अच्छे काम की तारीफ़ करना भी आपके लिए मौत बन जाती है, आपको मौत आ जाती है। बाहर तौर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आपका नसीब ही ऐसा है कि आप तो ज़िंदा रहते हुए भी मौत का मंजर पेश करना आपको मुबारक हो। ख़वातीन हज़रात, हमारे कुछ कहानीकार और हिदायतकार एक ये कहानी भी सुनाते हैं कि हम फ़लानी फ़िल्म की तैयारी से पहले हीरोइन की तलाश में फ़लाने कोठे पे पहुँचे, वहाँ हमारे सामने फ़लानी लड़की पेश की गई, फ़लानी लड़की पेश की गई। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हीरोइन नहीं बन सकती, उसको ले लो, उसको ले लो। भाईजान, आपको पता है ना कि ख़वातीन जो कि अदाकारी कर सकती हैं, रक़्स कर सकती हैं, मुकालमा बोल सकती हैं, फ़िल्मी हीरोइन बन सकती हैं, वो मखसूस इलाक़ों में होती हैं। तो फिर यही तो वो ख़वातीन हैं जिनकी जवानी का रस बेच बेच के आप अपना पेट भरते हैं। और अगर आपको ये ख़वातीन इतनी बुरी लगती हैं तो क्यों कोठों पर जाके तलाश करते हैं अपनी फिल्मों की हीरोइन्स, अपनी कहानियों के मरकजी किरदार? अपने घर विचों अपनियां धीआं वेख लिया करो, भैनां वेख लिया करो। मैनूं यकीन है जिथे भाई तुहाडे वर्गे 10 नंबर ने, तुहाडीआं भैनां ते तुहाडे तो भी कई हथ अगे होणगीआं। उन्हां नूं लिया करो हीरोइन, उन्हां दा खटिया कमाया करो ते खाया करो। ये भी क्या उम्दा बात है कि किसी एक तबके की लड़कियों का इस्तेसाल अपनी फिल्मों की कामयाबी के लिए किया जाए, और फिर जब उन फिल्मों से इतना कमाया जाए कि आपके ख़ानदान संवर जाए, फिर आप उनको इस तरह याद करें। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अगर ये औरतें इतनी बुरी होती हैं, किस्मत फरोश होती हैं, तवाइफें होती हैं, कंजर होती हैं, तो फिर अपनी फिल्मों की इन्हें जीनत क्यों बनाते हैं? अपने स्टूडियोज़ के सेट्स के ऊपर इनके ऊपर लाइट फोकस करके इनके हुस्न के जलवे दुनिया को क्यों दिखाते हैं? अपने कलम से वो जो मरूतिया अपने परोए होते हैं, कहानी के मुकालमों की शक्ल में जो इंतहाई घटिया होते हैं, वो इनके लबों से क्यों बुलवाते हैं और तालियां क्यों बजवाते हैं और बॉक्स ऑफिस पे नोट क्यों बटोरते हैं? तो अगर ये लड़कियां हीरा मंडी में बैठ के इस्मत फरोशी करके अपने खानदान के लिए और वहां के दलों के लिए रिस्क कमा के देती हैं, तो सिनेमा में हीरोइन बन के ये आप जैसे कहानीकारों, हिदायतकारों और प्रोड्यूसर्सों को,
جن کو دلوں کی بدترین شکل کہنی چاہیے، ان کے لیے بھی، ان کے خاندانوں کے لیے بھی روزی روٹی کا باعث بنتی ہیں۔ تے فرق کی ہویا اس بازار ٹیڑھی ٹوپی کر کے اتھے پرنا رکھ کے سگرٹ انج پی کے ٹرن والے دلے تے تواڈے چ صفر دا فرق نہیں، صفر دا فرق نہیں۔ ہاں اگر فرق ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں بدتر ہیں، کیونکہ او دلہ بعد وچ کہانیاں سنانی بہ جاندا، فلانی فلانے کوٹھے سی، فلانی فلانے چوبارے سی۔ باہر تو خواتین حضرات، طوائفوں کا ذکر کریں نا تو ہمارے ہاں پوری تاریخ شاہد ہے، بازار میں رہنے والی بیبیاں یہاں پہ محلوں تک پہنچی ہیں، گورنر ہاؤس تک پہنچی ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس تک پہنچی ہیں۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب الزام دھر رہے ہیں بغیر مثال دیے ہوئے، بغیر ثبوت دیے ہوئے۔ ارے کوئی ایک، مگر میرے منہ کو لگام میں رہنے دیجئے۔ باہر طور تاریخی طور پہ آپ کو بتاؤں، میرے ایک ہیرو ہیں، میرے واقعی ہیرو ہیں، جو کہ مہاراجہ پنجاب مہاراجہ رنجیت سنگھ تھے۔ مجھے ان سے بے انتہا محبت ہے، کیونکہ میرے خیال میں ان جیسا زیرک اور ان جیسا سمجھدار پنجابی رولر یا بادشاہ آج تک کوئی آیا نہیں۔ ماشاءاللہ کیا سلطنت تھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی، بٹالے سے لے کر کشمیر تک، اور درمیان میں جتنا علاقہ تھا۔ میرے خیال میں مہابلی اکبر کی سلطنت مغلیہ میں اتنی بڑی سلطنت نہیں تھی جتنی کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تھی، اور پھر ان کا جو نظم و نسق تھا وہ بھی کمال تھا۔ مہاراجہ دل پھینک بھی تھے، شکل و صورت تو خیر بہت ہی معمولی تھی، مگر دل بہت جوان تھا، اور انہیں ایک ناچنے والی لڑکی سے پیار ہو گیا جس کا نام تھا موراں بائی، یعنی کہ مور کی طرح ناچتی تھی، اس کا نام ہی موراں بائی تھا۔ محبت بہت بڑی اور تعلقات کو مزید قریبی لانے کی خواہش کا اظہار مہاراجہ نے کیا تو موراں نے کہا ایسے نہیں، میں آپ کے نکاح میں آؤں گی، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں اور آپ کو اس سلسلے میں میرے متعلقین سے بات کرنی پڑے گی۔ تو مہاراجہ نے باقاعدہ بازار جا کے اس کے اہل خانہ سے اسے بطور مہارانی اپنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو وہاں پہ ایک رسم ہوتی تھی کہ ساڈا چولہا گرم کرو گے تو پھر کڑی دیاں گے۔ باقاعدہ دلہا کو چولہا گرم کرنا پڑتا ہے اور کچھ پکا کے کھلانا پڑتا ہے، اور پھر لڑکی والے مانتے ہیں۔ باہر طور موراں جو ایک ناچنے والی تھی وہ پنجاب کی مہارانی بنی اور مہارانی موراں سرکار کے نام سے سرفراز ہوئی۔ بات صرف یہ نہیں ہے، ایک لاہور اور امرتسر کے درمیان ایک چھوٹی سی نہر تھی جہاں ایک دفعہ موراں کا مخملی کھسا بھیگ کے گر گیا اور اس کے پاؤں کو ٹھنڈ لگ گئی کیونکہ پل نہیں تھا اس نہر پہ۔ اس نے جا کے مہاراجہ کو شکایت کی تو مہاراجہ نے کہا کہ فوراً اس نہر پہ پل بنایا جائے تاکہ آئندہ موراں آئے یا جائے تو اس کا پاؤں پانی میں نہ بھیگے، پل کے اوپر سے اس کا گھوڑا اسے لے کر آئے۔ آج بھی وہ پل کنجری دا پل یا پل کنجری کے نام سے وہ مقام مشہور ہے۔ لاہور میں موراں سرکار کی یاد میں ایک مسجد موجود ہے جسے کنجری دی مسجد کہا جاتا تھا یا مسجد موراں سرکار کہا جاتا ہے۔ ایکچولی جب تک تسی کنجری کہہ نہ لو تواڈے اندر دا کنجر سیٹسفائی نہیں ہوندا۔ موراں سرکار وہ عورت ہے کہ جس نے بہت سارے فلاحی کام کیے جب تک وہ مہارانی پنجاب تھی۔ اس کے نام کے سکے بھی نکلے ہیں جو کہ ایک بڑی ریئر چیز ہے۔ میرا نہیں خیال کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی کسی اور مہارانی کے نام کے سکے لاہور کی ٹکسال سے جاری ہوئے سوائے موراں کے۔ خواتین حضرات، آپ کہیں گے پرانی باتیں کر رہے ہو، اب تو ایسا نہیں ہوتا، ہم تو بڑے ایڈوانسڈ ہو گئے ہیں۔ زیادہ دیر پرانی جانے کی بات نہیں ہے۔ اسی لاہور کے بازار، اسی ہیرا منڈی سے ہمارے ایک گورنر پنجاب ایک لڑکی کو اٹھا کر لے کر آئے اور گورنر ہاؤس میں بحیثیت اپنی بیگم یعنی کہ لیڈی گورنر آف پنجاب کے طور پہ رکھا۔ میں نے اپنے پرانے ویلاگ میں ذکر کیا تھا اور جان بوجھ کے ان کا نام غلط بتایا تھا۔ ان کا نام میں نے وہاں پہ کچھ اور بتایا تھا، اور جتنے لوگوں نے میری کاپی کرتے ہوئے، میری نقل کرتے ہوئے اس ویلاگ پہ اپنے ویلاگ بنائے، تمام میں نام غلط استعمال کیے، اور میں نے انہیں پکڑ لیا۔ اپنی تحقیق ہوتی نا تو کم از کم آپ کو پتہ ہوتا کہ اس وقت کے شیر پنجاب گورنر نے جس لڑکی سے شادی کی تھی اس کا نام نو بہار تھا، گل بہار نہیں، دل بہار نہیں، نو بہار، اور وہ فلموں میں ناہید کے نام سے آئی تھی۔
مجھے یہ یقین ہے کہ آپ میں سے بہت کم لوگ آپ جانتے ہوں گے کہ ناہید کون تھی. میں ہمیشہ اس سلسلے میں میڈم کے 2 گانوں کی مثال دیتا ہوں، کیونکہ کئی لوگوں کی شناخت ہی میڈم کا گلا اور ان کی گائیکی ہے. یہ بتائیے، میڈم کے 2 گیت ہیں. ایک ہے کہندے نے نینا تیرے کول رہنا، ایک میڈم کا گیت ہے ماہی و سانو لال پوادے چوڑا تے نالے ہوئے ڈاڈا گوڑا میں ہور کچھ نہیں منگدی. یہ دونوں گیت کس پہ پکچرائز ہوئے ہیں؟ نہیں جی نہیں، فردوس بیگم پہ نہیں، اور نہیں بھائی نغمہ پہ بھی نہیں. مجھے پتہ ہے کہ دونوں بلیک اینڈ وائٹ گیت ہیں اور آپ کے ذہن میں یہی 2 ہیروئنز آئیں گی، مگر کہندے نے نینا تیرے کول رہنا اور ماہی و مینو لال پوادے چوڑا دونوں ناہید پہ پکچرائز ہوئے ہیں. آپ بے شک یوٹیوب پہ چیک کر کے دیکھ لیجئے. خواتین و حضرات، اس کے علاوہ ٹوہ میں جاؤں تو پتہ نہیں کون کون کہاں کہاں کا نکلے. بات صرف اتنی کہنی ہے، ہر ایک کو اپنے آپ کو ممتاز کرنے کا، عزت کمانڈ کرنے کا، عزت کمانے کا حق حاصل ہے، مگر کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوتا ہے. پیدا ہو کے کہاں تک پہنچتا ہے اس کا اختیار ہے. اور ہم میں سے بھی کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کی ٹوہ میں رہ کے ان کی ذات یا ماضی کے ان گوشوں پہ روشنی ڈالتے پھریں جو کہ اگر تاریکی میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے. ان عورتوں سے آپ اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی سکھا سکتے ہیں، مگر نہیں، آپ نے ہمیشہ اس مکھی کی طرح اپنے کنٹینٹ کے لیے وہاں بیٹھنا ہے جہاں نالی میں فضلہ گرا ہوتا ہے. پھولوں پہ، کلیوں پہ بیٹھ کے ان کا رس اور نیکٹر نہیں حاصل کرنا ہوتا، جس سے بعد ازاں شہد جیسی چیز یا شہد جیسا کنٹینٹ آپ بنا سکیں. بہر طور آپ کی مرضی ہے، آپ کی قسمت ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. جاتے جاتے بشریٰ انصاری کو یہ کہہ دوں کہ بی بی اگر کبھی مناسب سمجھیں تو اتنا ویلاگ بناتی ہیں. ایک جگہ یہ کہہ دیجئے کہ میں جس ڈاکٹر کو گالیاں دے رہی تھی ہیرا منڈی کے کوٹھوں چوباروں کی نشاندہی کرنے پہ، وہ ڈاکٹر عمر عادل نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا. اور یہ ثبوت دیجئے کہ آپ ابھی تک وہ اچھی خاتون ہیں جن کو میں جانتا تھا. مگر ڈر بھی لگتا ہے اس لیے کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ ویلاگ کرتی ہیں ان سے لوگوں کی ماؤں کو خطرہ ہے. تو کیا پتہ اب آپ سے مجھ جیسے بچوں کے باپوں کو خطرہ ہو. الہی خیر، الہی خیر، الہی خیر. مہربانی.